कि उत्तराखंड सरकार ने वर्तमान में जो बैकडोर एंट्री का जो धंधा शुरू किया है, जिस बैकडोर एंट्री के माध्यम से पहाड़ी प्रदेश के युवा इस उत्तराखंड में ग्रुप सी और ग्रुप डी पर बैठे हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी में नौकरी कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये आपके पदों को खत्म कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो विधानसभा चुनाव 2022 में हुआ था, उससे पहले कुछ विज्ञप्तियां जारी हुई थी। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ तो राज्य के पर्यवेक्षक की 264 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई थी, और चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद उस विज्ञप्ति को कम करके केवल 53 पदों पर विज्ञप्ति या भर्ती करी जा रही है। उन पदों पर किसको भरा गया, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। ये सवाल हर नौजवान को पूछना पड़ेगा, सरकारों से पूछना पड़ेगा कि आप जो ये बैकडोर का धंधा कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? हमारे जो हकूकों को मारा जा रहा है, किसके लिए मारा जा रहा है? अगर मैं अभी कहूँ, अभी कुछ दिन पहले परेड ग्राउंड में युवा सम्मेलन किया गया, युवा महोत्सव किया गया। उस महोत्सव का क्या आउटपुट निकला हमें तो नहीं पता, परंतु प्रश्न चिन्ह जरूर खड़े होंगे। मैं कहना चाहता हूँ, उस युवा महोत्सव में एक फरियाद पोर्टल को लॉन्च किया गया। वो फरियाद पोर्टल क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। हर उस नौजवान को जानना पड़ेगा जो उत्तराखंड में तैयारी कर रहा है। हर उस नौजवान को जानना पड़ेगा जो 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ाई कर रहा है। ये फरियाद पोर्टल है क्या? अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ, उसे मैं अपनी भाषा में परिभाषित करूँ तो एक फरियाद पोर्टल क्या है? सेवाजन कार्यालय और विभागों के बीच का एक दलाल है। और मैंने इसी दिन कहा कि आप देखते रहिए, साल भर, 1.5 साल 2 साल का इंतजार करिए। अगर ये फरियाद पोर्टल सेवाजन कार्यालय और विभागों के बीच का एक दलाल बनकर नहीं आया तो कहना। हमने तो सुना है ये फरियाद पोर्टल उत्तराखंड के किसी कैबिनेट मंत्री का है। आप इस फरियाद पोर्टल के माध्यम से बैकडोर एंट्री के विभागों में भर्ती करना चाह रहे हैं। क्या उत्तराखंड में सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी नहीं दी जाएगी? और इस बैकडोर एंट्री में सुनिए क्या होना है। उस बाहरी जो प्रदेश के बाहरी लोग हैं उन्हें भरा जा रहा है। ये कोई आपको बताने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं भरा, कहाँ भरे गए हैं। चाहे स्वास्थ्य विभाग में देखिए, राजस्थान में जाकर कितने लोगों को यहाँ रोजगार दे दिया है, और हमारे उसी स्वास्थ्य विभाग के जो कोविड कर्मचारी है उनको इतना बिहार में छोड़ रखा है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो बैकडोर एंट्रियों का खेल चल रहा है, अब फरियाद पोर्टल की पारदर्शिता देखिए कितनी है, ये समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फरियाद पोर्टल लॉन्च हो गया है, अब विभागों में बैकडोर एंट्री जो भर्तियां निकलेगी उन भर्तियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। आवेदन हम और आप लोग करेंगे, साथ में उसमें और लोग भी कर सकते हैं, परंतु चयन प्रक्रिया क्या है उसे आपको समझना पड़ेगा। उसमें चयन प्रक्रिया यह है कि अगर 10 सीटें हैं, लगभग 100 लोगों ने आवेदन कर दिया, उसमें आवेदन करने के बाद वहाँ कोई मेरिट नहीं बनेगी, वहाँ कोई परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। वहाँ पर इनका नियम है कि रैंडमली 3 गुना बच्चों को लिया जाएगा। अगर 10 सीटें तो 30 बच्चों को लिया जाएगा, पर कैसे लिया जाएगा? रैंडमली किसी को भी उठा लेंगे। ये बात गहराई से समझने की जरूरत है कि अगर रैंडमली वहां से उठाए जाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तो किसी बड़े अधिकारी के या तो लोग होंगे, किसी सफेद पोस्ट के विधायक मंत्री के वो लोग होंगे जिन्हें रैंडमली वहां से उठाया जाएगा, जिन्हें नियुक्ति दी जाएगी। तो क्या हम तमाशबीन बनते रहे? क्या यहाँ के युवाओं को जो हक मारा जा रहा है हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो सीधी भर्ती निकलेगी, परंतु ये फरियाद पोर्टल का प्रदेश में एंटर होना सीधी भर्ती को खत्म करने का एक इरादा सरकार का है। अगर फरियाद पोर्टल के माध्यम से धड़ाधड़ बैकडोर एंट्री होने लगी, वो तो सबको पता है कि एंट्रियां किसकी होंगी, तो सीधी भर्ती जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। जहाँ पर सरकार का 12,000 रुपए में काम चल रहा है, वहाँ 40,000 क्यों देंगे? पर हमारा अधिकार है रोजगार पाना, स्थायी रोजगार पाना हमारा अधिकार है। ये बात समझनी पड़ेगी और उस स्थायी रोजगार के लिए लड़ना पड़ेगा। उत्तराखंड में 23 वर्ष उत्तराखंड को बनकर हो गए। उत्तराखंड की सरकारों में, मुझे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की सरकारों ने क्या किया।
तो इन लोगों ने पीआरडी के माध्यम से होमगार्ड भी लगा दिए, इन लोगों ने पीआरडी के माध्यम से अनेकों विभागों में भी लोगों को भेज दिए। पर जब जरूरतें पूरी हो गई, उस कर्मचारी ने चाहे 5 साल जॉब करी हो, 7 साल जॉब करी हो, 10 साल जॉब करी हो, जब सरकारों के काम पूरे हो गए, जब उनका मतलब निकल गया, उन्हें फिर सारा छोड़ दिया गया, उन्हें अनाथ की तरह छोड़ दिया, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया। क्या इसी दिन के लिए ये इंतजार हम कर रहे हैं? क्या कल के दिन हमारे भाई बहनों के साथ, हमारे बच्चों के साथ ये जो परिपाटी आगे चलकर और मजबूत बनेगी, इसे हमें मजबूत करना चाहिए या इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए? ऐसी परिपाटी को उठा फेंकना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में ये खेल चल रहा है, उसके लिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जो पिछली मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड में एक रोजगार सुरक्षा कानून आना चाहिए। जिस प्रकार से आज ये कोविड कर्मचारियों की हालत देख लो, आज से उन पीआरडी नौजवानों की हालत देख लो, जिन्होंने विभाग को, उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड को, इस समाज को 10-10 साल नौकरी पर दिए हैं, परंतु आज उन्हें हटाया जा रहा है। चाहे उन वन कर्मियों की हालत देख लो, जिन्होंने 10-10, 12-12 साल विभाग को दिए हैं, परंतु आज उनको हटाया जा रहा है। इसलिए उत्तराखंड में रोजगार सुरक्षा कानून की मांग होनी चाहिए। आज से यह मांग प्रमुखता से उत्तराखंड बेरोजगार संघ उठाएगा कि अगर किसी भी सरकारें आती है जाती है, जनरल नहीं आज भाजपा की है तो कल कांग्रेस की भी आएगी, परसों कांग्रेस की थी, भविष्य में किसी अन्य दल की भी आएगी। पर ये उन सरकारों के लिए एक हमें नजीर पेश करनी पड़ेगी कि सरकारें किसी की भी हो, परंतु हमारे लोगों को इस प्रकार नहीं चला जाना चाहिए। हमारे लोगों की जो नौकरी है, जो सेवा दी है, उस सेवा में उसने समर्पण किया है, उस सेवा में कभी भी इस तरीके से हटाना नहीं चाहिए। इसके लिए रोजगार सुरक्षा की मांग सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, इस पर गंभीरता से आप सोचिए, अपने मित्रों को भी बोलिए, अपने अभिभावकों को भी कहिए। और यह भी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री धामी जी का वीडियो अगर आपको एक दिखाऊं, जब खटीमा से चुनाव लड़ रहे थे, खटीमा के एक चुनावी मंच पर उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार रिपीट होती है, अगर हम सरकार में आते हैं, 24,000 पदों पर नियुक्तियां होगी, 24,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ है 24,000 पद? धामी सरकार का कार्यकाल भी लगा लो, तीरथ जी का कार्यकाल भी लगा लो, त्रिवेंद्र जी का कार्यकाल भी लगा लो, पिछला हरीश रावत जी का कार्यकाल भी लगा लो, उससे पहले विजय बहुगुणा जी का कार्यकाल भी लगा लो। इन पूरे सालों में अगर 24,000 नियुक्तियां हुई है तो बताओ। आप तो कह रहे थे कि इन सत्ता पे आने के बाद 24,000 नियुक्तियां नहीं हुई, परंतु मैं तो कहता हूं कि वर्तमान सरकार और पिछली सरकारों को मिलाकर 24,000 नियुक्तियां सरकारी विभाग में सीधी भर्ती से नहीं हुई है। और ये मैं कहना चाहता हूं, हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। आज का युवा उस दौर का युवा नहीं रहा जब वो जागरूक नहीं था, जब वो साक्षर नहीं था, जब वो पढ़ा लिखा नहीं था। आज आप नौजवान पढ़े लिखे हो, हम पढ़ने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि हमारे क्या नियम कायदे हैं और हमें कितना बोलना है, कितना करना है, ताकि हम संविधान पढ़ते हैं। आप सभी तैयारी कर रहे हैं ना, कोचिंगों में जाकर जब आप पढ़ते हो तो एक राजनीतिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कोई अछूता नहीं रहा, जो सबसे जरूरी है जनरल नॉलेज के लिए। और जब उस सब्जेक्ट की शुरुआत होती है तो आपके मौलिक अधिकारों से होती है, मौलिक कर्तव्यों से होती है। आप मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद भी, मौलिक कर्तव्य पढ़ने के बाद भी आप इतने डरे सहमे से हैं, इसके पीछे बात क्या है, चाहते क्या हो? अगर ऐसे ही हमारे जो नौजवान उस समय देश की आजादी के लिए लड़े थे, अगर ऐसे ही डरते तो कभी देश में आजादी नहीं होती। अगर हमारे जो उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी है, जिन लोगों ने 44 से अधिक शहादतें दी है, अगर वो लोग भी ऐसे ही डरते ना तो कभी राज्य नहीं मिलता। आज के नौजवानों को इस डर से आगे निकलना पड़ेगा। आज के नौजवानों को जरूर जो गलत हो रहा है, सरकारें अगर अच्छा काम करेंगी, सरकारें कोई ऐसी पहल करेगी जिससे प्रदेश को फायदा हो, प्रदेश के युवाओं को फायदा हो, इस जनमानस को फायदा हो, तो हम उसकी भी तारीफ करेंगे। परंतु जहां जहां पर सरकार ये चाहेगी, जहां जहां पर प्रदेश के नौजवानों को दबाने की बात करेगी, जहां जहां पर
प्रदेश के संसाधनों को बेचने की बात करेंगे, वहाँ वापस सरकार के खिलाफ चट्टान की तरह हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में मैं आज सुबह सुन रहा था, मुझे करणपुर से किसी का कॉल आया कि काफी कोचिंगों में, लाइब्रेरियों में नोटिस थमा दिए गए हैं, पुलिस के द्वारा नोटिस थमा दिए गए हैं। पुलिस को ऐसा अधिकार कौन दे रहा है कि आप कोचिंग वालों को नोटिस थमा दो? क्या कोचिंग वाले का मकसद क्या है? वो अपना रोजगार कर रहा है, वो फीस पढ़ाने की ले रहा है, वो पढ़ाने की फीस ले रहा है, उस पर बच्चे पे कोचिंग वाले का रौब नहीं चल सकता। कोचिंग वाला अगर ये कहे कि आंदोलन में चले जाओ, बच्चे की सो इच्छा हो चाहे ना जाए, या कोचिंग वाला ये कहे कि आंदोलन में मत जाओ, वो बच्चे पे रौब नहीं झाड़ सकता। ये बच्चों को खुद सोचना पड़ेगा, युवाओं को खुद सोचना पड़ेगा। वो फीस पढ़ने की लेते हैं, उनके आंदोलन लेने की फीस नहीं लेते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये हरकतें लगातार लंबे समय से हो रही है, खासकर 9 फरवरी के बाद इस प्रकार के युवाओं को डराने और धमकाने और कुचलने की बात की जा रही है। तो अगर ऐसी हरकतें रही, वो चाहे चौकी का इंचार्ज हो, वो चाहे सीए हो, एसएसपी हो, डीजीपी हो, अगर इस प्रकार की हरकतें कभी हमारे संज्ञान में, हमारा आमना सामना से हरकतों से हुआ, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, कर लीजिए, हम डरेंगे नहीं। अपनी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैंने अभी कहा, वो चौकी के इंचार्ज से लेकर डीजीपी तक कोई भी हो, अगर गलत को सही बनाने की कोशिश हो रही है, नहीं सहा जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि प्रदेश की मांगों को लेकर, जनहित की मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर अगर हम आवाज उठा रहे हैं और उसके बाद इतना दबाव, सीधी सी मतलब है कि सरकार के कहने पे हो रहा होगा। जो सरकारें, जो मुख्यमंत्री खुद अपने प्रोटोकॉल को छोड़कर यूपी की गाड़ी में घूम रहे हैं, उन मुख्यमंत्री के आदेश ऐसे हो रहे हैं कि इस प्रकार से करो। इसलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस को गहराई से पढ़ो, अपने उन मौलिक अधिकारों को गहराई से पढ़ो कि आपको हमारा संविधान क्या क्या आजादी देता है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो मौसम ने साथ नहीं दिया, संख्या हमारे पास थी और आनी थी, दूर से जो लोग हमारे हरिद्वार रुड़की से भी जो आने थे, बेरोजगार है, बाइकों पे आ रहे थे, इसलिए उन्हें भी रोकना पड़ा। ऋषिकेश से जो लोग आ रहे थे, बाइकों में आ रहे थे, रोकना पड़ा। परंतु फिर भी आप लोगों ने हिम्मत की ऐसे बाइक में खड़े होने की, तो कम से कम आप लोगों को मैं धन्यवाद फिर से कहना चाहूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा मुद्दा रोजगार, भ्रष्टाचार के अलावा, भ्रष्टाचार किसी भी विभाग में हो, हम उस मुद्दे को खोलेंगे। आप लोगों को सच्चाई बताऊं, उत्तराखंड में, यहाँ की सरकारों में, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की सरकार रही हो, यहाँ की सरकारों ने चपरासी से लेकर एसडीएम तक फर्जी बनाए हैं। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, 15 डेज या 20 दिन, 25 दिन के अंदर पूरे सबूतों के साथ एक ऐसे बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करूंगा। ऐसे पद पर उत्तराखंड सरकार ने नंबर आने के बाद या जिनका पूरे इतनी मोटी फाइल मैं लगातार उस पर काम कर रहा था, और अब जाके वो कंप्लीट होने वाली है। जरूर आप सबके सामने वो नजारा दिखाऊंगा। उत्तराखंड में कपड़ा से लेकर जुगाड़ से बनते हैं, पैसे देकर बनते हैं। ये लड़ाई हमारी जारी है, पर उसके अलावा क्या सभी को नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। उसके लिए स्वरोजगार भी करना पड़ेगा। उसके लिए जहाँ ठेकेदार आज यहाँ उत्तराखंड में ठेके, गुजरात के ठेकेदार आ रहे हैं, हरियाणा के ठेकेदार आ रहे हैं, राजस्थान के ठेकेदार आ रहे हैं, ठेकेदारी हमारे लोगों को करनी पड़ेगी। और उस ठेकेदारी में कितना बड़ा घपला चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 1000 करोड़ रुपए का जो पीएम केशर में टेंडर किए गए, ऐसे अधिकारी के द्वारा टेंडर किए गए जिनकी प्रतिनियुक्ति 2 साल पहले समाप्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं क्या चल रहा है। उनकी जगह अगर हमारे किसी नौजवान भाइयों को टेंडर मिलता
तो वो आर्थिक रूप से सक्षम होते और कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों पर हमारे साथ खड़े रहते। सरकारों की एक चाल होती है, सरकार चाहती है कि इंसान को आर्थिक रूप से कमजोर कर दो, वो आपके सामने खड़े रहना लायक में रहेगा, तो आपके सामने एक चट्टान की तरह नहीं रह सकता, और ये उनका सही मेथड है। पर हमें ये कहना है कि सरकार को बर्बाद करने के लिए कोई रईस या रसूखदार नहीं चाहिए होता है। अगर कोई रईस और रसूखदार सरकार के आगे खड़ा हो गया तो उसको 2 मिनट में धाराशाही कर देंगे। सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए फकीरी चाहिए। थोड़े लड़ी जा सकी ऐसी फकीरी, ऐसी बेरोजगारी सरकारों को खत्म कर सकती है, उनकी तानाशाही जो नीतियां उनके खिलाफ हो सकती है। समय बहुत है, मैं ये भी कहना चाहूंगा, समय का थोड़ा तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि लंबे समय से जो धामी जी के पीएस हैं वो भी आए हैं, उनका भी हमें मान रखना है, उनका भी सम्मान रखना है। देखिए हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। जब बेरोजगार संघ ने मसूरी का अंदर उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो तिलमिला गए, वो तिलमिला गए, परंतु वहाँ जो जिनकी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला है, पहाड़ों में जो 50 वर्षों से जिन्होंने अपना रोजगार शुरू किया था, उनकी झोपड़ियों पर ढाबों पर जो बुलडोजर चला है, उनको जरूर तसल्ली मिली होगी कि ऐसे अधिकारी इन लोगों के खिलाफ कोई बोलता नहीं है, इन लोगों के ग्राफिक ने बोला है। हम ये चाहते हैं कि जो नीति बने वो एक गरीब से लेकर प्रधानमंत्री तक सबके लिए समान बने। इस प्रकार हमारी जो लड़ाई है आगे बढ़ती रहेगी। हम ये ना सोचे कि बेरोजगार संघ एक रोजगार के मुद्दे को लेकर सड़कों पर रहेगी या भर्तियों में गड़बड़ियों को लेकर एक सड़कों पर रहेगी। बेरोजगार संघ को दायरा बढ़ाना पड़ेगा। मैं आप युवाओं को भी कहना चाहता हूँ, मैं इन युवाओं को भी कहना चाहता हूँ कि बेरोजगार संघ को दायरा बढ़ाना पड़ेगा। कल के दिन हमारे लोग कहीं रोजगार में भी होंगे, ठेकेदारी भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, पर ईमानदारी से करें, पर दायरा जरूर बढ़ाना पड़ेगा। हर मुद्दे पे बोलना पड़ेगा जो प्रदेश हित का मुद्दा हो। क्योंकि पिछले विधानसभा जो पूछ हुआ था, मैं देहरादून में नहीं था, परंतु हमारे कोविड भाइयों ने पूछ किया। उस दौरान एक भाई का फोन छीनकर एक कहते हैं कि अब देखो, उनका कहना है कि वो वर्दीधारी था, 3 स्टार या 2 स्टार थे, तो उन्होंने फोन छीना है, परंतु आज तक नहीं मिला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये निवेदन करता हूँ, हो सकता है कि कोई भारी व्यक्ति वर्दी पे अंदर फंसा हो, उस पर भी विशेष ध्यान देना है, या कोई आपका ही व्यक्ति था जिन्होंने छीना है, उस पर भी ध्यान देना है। देखिए, अगर आप लोग वीडियोग्राफी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई आके फोन छीन जाए, ये गलत बात है। हम आपके ही परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार से कई पुलिस विभाग में है, कई सेना में है, कई दूसरे विभागों में। ऐसा नहीं है कि हम सब साथ के लोग हैं। और ठीक है कि पुलिसिंग व्यवस्था अंग्रेजों के टाइम की चली आ रही है, जिस प्रकार ये चीजें हो रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है, उनके पीएस कालकोटी जी हैं, तो वो ज्ञापन के लिए आए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञापन पूरा कर सुनाया जाएगा। और मैं कहता हूँ कि थोड़ा पीछे हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ज्ञापन बिंदु नंबर 1 से और अंतिम बिंदु तक पढ़कर सुनाया जाएगा और उसके बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा। ज्ञापन तो दे पूरा गठा ज्ञापन